नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात ट्रैफिक समस्याओं की है और उससे निपटने के लिए नए कदमों की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे न सिर्फ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 12,50,000 लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और इसमें भारत में इसका करीब 10% से ज्यादा का हिस्सा है, यानी कि 10% से ज्यादा लोग जो दुनिया भर में सड़क हादसों का शिकार होते हैं वो सिर्फ भारत में हैं। एक सर्वे के मुताबिक मुंबई में करीब 65% वाहन चालकों को देश ही नहीं दुनिया के सबसे खराब ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी सड़कों पर जाम लगने की स्थिति में खाली सड़कों की तुलना में 65% ज्यादा वक्त बिताने को लोग मजबूर होते हैं। यानी देश के अगर मेट्रो शहरों की बात की जाए तो वहां पर दिनों दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती दिखती है, यानी कि ये समस्या दिनों दिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई है। समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि असल में देश में इस समस्या से निपटने के लिए हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, किन कदमों और नीतियों के जरिए हम इस बढ़ते ट्रैफिक को कम करने या इसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़े हैं। क्या नई नीतियां हैं, क्या नए कदम हो सकते हैं। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं जिनके जरिए हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। स्टूडियो मेरे साथ हैं अनिल श्रीवास्तव हैं, मुख्य सलाहकार नीति आयोग में। आपका स्वागत है अनिल जी। हमारे साथ जगदीश खट्टर जी हैं, फॉर्मर MD मारुति उद्योग लिमिटेड। स्वागत है सर। और हमारे साथ सुभाष चंद्र जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी डिवीजन CRRI से। और प्रोफेसर PK सरकार हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं ट्रांसपोर्ट एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट से। सरकार साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सरकार साहब आपसे करना चाहूंगा कि देश में अगर पिछले 2 दशक की तस्वीर को देखें, किस तरीके से ये ट्रैफिक जो है ये समस्या के तौर पर सामने आ रहा है, और न ट्रैफिक जाम की बात करूं या कि दुर्घटनाओं या फिर उसके जरिए फैलने वाले प्रदूषण की, किस तरीके से इसने कई समस्याओं को जन्म दिया है और कितनी तेजी के साथ ये एक बड़ा खतरा बनता दिख रहा है देश में। आप मेरे को कुछ सवाल पूछ रहे हैं? जी सर। मैं जवाब दे। हाँ, एक्चुअली आप देखिए फॉर 10-20 साल में ये ट्रैफिक का चेहरा बहुत भयानक हुआ। बहुत कारण है इस बीच में, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना फास्ट जो चल रहा है, साथ साथ द मोटर व्हीकल पॉपुलेशन वो 10% से रफ्तार से बढ़ रहा है। एंड उसके लिए जो साधन होता है रोड डेवलपमेंट, मेरा को विचार है रोड डेवलपमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन। इसके लिए साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ इंडिया में जितना सिटीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चेहरा बहुत खराब है। दिल्ली इतना भयानक सिचुएशन क्यों है? यार पब्लिक का मॉडल स्प्लिट लेस देन 50%। एंड मुंबई में ऐसा सिचुएशन है। तो इसके लिए पर्सनलाइज व्हीकल ज़्यादा हो गया, सड़क का जो सप्लाई सिस्टम्स वो लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा दिन के दिन बढ़ता चल रहा है। इसके लिए हमारा काफ़ी समस्या का पैदा हो गया। हमारा काफ़ी समस्या का साधन है, जैसे हम लोग देखा जरा मेनी डेवलप्ड में अभी वो लोग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बात करते हैं। वो लोग बोलते हैं ITS ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इसका साथ साथ मल्टी मोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका साथ साथ एक चलेगा तो पर्सनलाइज मोड का जो संख्या कम हो जाएगा। एंड हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा जो पर्सनलाइज ट्रांसपोर्ट में जो चल है, जिसके लिए हम सड़क का चेहरा खराब है, दुर्घटना ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, इसके लिए कैसे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शिफ्ट करें। ये शिफ्ट करने में हमारा काफ़ी फायदा होगा। जो मेरा मालूम है हांगकांग इसका ट्रांसपोर्ट का चेहरा 80% मॉडल है, उसके लिए इतना समस्या नहीं रोड पे। हम लोग का सिंगापुर में एक मॉडल है, उधर में व्हीकल ओनरशिप उनको बढ़ने नहीं देते हैं, उनका एक व्हीकल कोटा सिस्टम है, उसके लिए उसको सीमित रखते हैं। सो हमारा तो कोई आके कोई मर्जी गाड़ी खरीद सकता है, उसकी होना चाहिए। ओके, मैं सर जो आपने बात कही कि कोटा सिस्टम और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिटीज़ के अंदर हमने बनाया है ट्रैफिक को लेकर या फिर यातायात को लेकर, वो बड़े रीज़न या फिर उसके कॉस्ट के तौर पर नजर आते हैं।
सुभाष जी, पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से हमारे शहर जो डेवलप हुए हैं, मेट्रोज की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं, और जिस तेज़ी के साथ हर महीने वहां पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती है, जिस तरीके का वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का तैयार किया गया है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके एवज में कितना मजबूत या कमज़ोर दिखता है, और इन शहरों में ये जो ट्रैफिक जाम या फिर ट्रैफिक के चलते जो दूसरी समस्याएं हैं, बड़े कारण क्या दिखते हैं? क्या हम ये कहें कि इससे हम पार पाने में नाकाम दिख रहे हैं, हम नए पुल बनाते हैं, नई सड़कें बनाते हैं, लेकिन कमोवेश स्थिति ज़्यादा बदलती नहीं है? जी, ऐसा है कि हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे सिटी जो है एक्सपेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो मूलभूत आधार होता है, जैसे परिवहन है, उसकी कमी है। हम लोग जो प्लानिंग है, इन चीज़ों को हम लोग या तो अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, उसका अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, या अंदाज़ा लगाने में उसमें कंजूसी करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, जो हमने सोचा था समस्या 10 साल बाद आनी है, वो पहले ही साल शुरू हो जाती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन के तैयार होता नहीं है, उसकी कैपेसिटी पहले ही वो एक्सीड हो जाती है। तो उसके लिए करना ये चाहिए कि हमारे को जो भी कोई एक्सपेंशन करना है, सिटी को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हमारी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि उसके हमारे को सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी सिस्टम को ओपन नहीं छोड़ा जा सकता। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है, उसके बाद अगर उसको कहेंगे तो स्ट्रेन होता है और वो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। वैसा ही हालत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का है। हमारे यहाँ जैसे ही सिटी ग्रो होने लगता है, लोगों के पास क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है या एनएमटीज़ जैसे साइकिलिस्ट के लिए फैसिलिटी नहीं होती है, तो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल का सहारा लेते हैं और प्राइवेट व्हीकल खरीदना शुरू कर देते हैं। और ये समस्या बढ़ती जाती है। जब तक हमारी आंख खुलती है, जब तक हमें ये एहसास होता है, तब तक प्राइवेट व्हीकल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस कर पाना या उसको सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या क्या है, हमारी जो प्लानिंग है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पीछे है और हमारी डिमांड बहुत आगे आगे बढ़ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा। अनरेगुलेटेड ग्रोथ जो है सिटीज़ की, उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा और हमारे को कोई पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमारा आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, कल को ये होना है, तो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही हम अपने सिटी भविष्य को लेकर जो करें, मांग हो उसके लिहाज से तैयारी होनी चाहिए। अनिल जी, सवाल है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, औद्योगिकरण हुआ, बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन ज़्यादा हुआ, और इसके चलते जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको मजबूत करने की ज़रूरत थी, वो कितना मजबूत हम कर पाए हैं विकल्प के तौर पर, क्या हम वो दे पाए हैं देश के अंदर, या फिर उसकी बजाय प्राइवेट जो व्हीकल सिस्टम है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल गया है? प्रश्न ये है कि हम विकल्प दे पाए हैं कि नहीं दे पाए, ये नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितने व्हीकल्स को सपोर्ट कर सकता है। अब प्रश्न बात घूम फिर के वहीं आती है कि हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स को जो है वो सड़क पे जो है कम करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें डाइवर्जन की, हम बात करें बाईपास की, या हम बात करें जो दूसरे तरीके हम अपनाते हैं, उनसे सोल्यूशन नहीं निकल के आने वाला है। सोल्यूशन निकल के आने वाला है इस चीज़ से कि हम जो गाड़ियों की तादाद है, जो संख्या है, वो कैसे हम जो है सड़क के ऊपर कम करें, जिससे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर सके। ज़रूरत इस समय है शेयर्ड, कनेक्टेड और क्लीन मोबिलिटी सोल्यूशंस की। जो पॉइंट ए टू बी हमको किसी भी व्यक्ति को पूरा परिवहन एक कनेक्टेड तरीके से, सीमलेस तरीके से प्रोवाइड कर सके, और वो शेयर्ड होना चाहिए। उसी जगह पे जो है अगर एक बस लेकर के चलती है तो कितने लोगों को लेकर चलती है, और उसी जगह अगर कार चलेंगी या स्कूटर चलेंगे तो कितने चलेंगे। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद जो है ये सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। अर्बनाइजेशन जिस गति से हो रहा है उस गति से होता रहेगा, लोग अर्बन सेंटर्स की ओर मूव करेंगे। दिल्ली हमारा जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर होने जा रहा है 2030 तक। तो ये सब इस दिशा में डायरेक्शंस हैं कि हमको ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ बहुत जो है रिमार्केबल स्टेप्स अभी लिए गए हैं सरकार के द्वारा जो इस दिशा में इंगित करते हैं। एक तो हम जो है बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो है शेयर्ड मोबिलिटी के लिए अभी जो है 5000 बसेस को जो है इलेक्ट्रिक बसेस की जो है घोषणा अभी करी है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने, जिसमें कि पूरे देश में 5000 बसेस जो है पर किलोमीटर बेसिस पे इंगेज करी जाएंगी, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, जिससे कि प्रदूषण पे भी हमारे जो है इम्पैक्ट कम होना चाहिए, हम पर्यावरण का भी जो है हम ध्यान रखेंगे। तो अनेक नीतियाँ इस तरीके की बन रही हैं और उससे जो है हम इस समस्या को
हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। खट्टर साहब, दो चीज़ें हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में जब डेवलपमेंट हुआ और औद्योगिकरण हुआ है, कई ऐसे राष्ट्र हैं, वहाँ पर क्या वाकई इसी तरह की हालात सड़कों पर नजर आए, या उन्होंने उससे पहले उसकी विकल्प के तौर पर या फिर क्या ऑप्शन है उसको पहले लागू किया और उसके बाद उस तरफ आगे बढ़े हैं? और दूसरा, जैसे कि कहा अनिल जी ने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब पॉलिसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या ये एक मजबूत कदम हो सकता है विकल्प के तौर पर, या फिर मैं अगर एक आम आदमी के तौर पर देखूं कि संख्या कहीं क्या वाकई सड़कों पर कम होगी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बाढ़ सी आ जाएगी? थोड़ा सा मैं डेविएट करूंगा आपके क्वेश्चन से। एक तो आपने अर्बन में ट्रैफिक का बोला और फिर एक्सीडेंट्स की बात किया था आपने। जी जी। तो ये एक दो डिफरेंट हैं। एक्सीडेंट ज़्यादा हाईवेज़ में होते हैं और ट्रैफिक में आता हूँ मैं। 2004-05 में मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया था ट्रैफिक मैनेजमेंट में और एक्सीडेंट्स में। मैंने एक दो आर्टिकल्स भी लिखे थे। उस वक़्त हमारे एक्सीडेंट्स जो एक्सीडेंट डेथ्स होते थे वो 80,000 थे और हमने एग्जाम्पल दिए थे बाकी कंट्रीज़ में किस तरह से 5 साल में 20, 30, 40% कम हो गए। हमारे यहाँ क्या हुआ, 80,000 से हम 1.5 लाख से चले गए। क्या हुआ है हमारा? सब हमारी नीतियाँ हुई हैं। वी आर फेल्ड वेयर एवरी अदर कंट्री हैज़ गॉन डाउन इन एक्सीडेंट्स। क्यों बढ़े हैं? तो पहले तो हम थोड़े हाईवेज़ की बात करते हैं। सबसे पुअर हमारी इन्फोर्समेंट है। हमारे लॉज बहुत हैं, इन्फोर्समेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? आपकी गाड़ियों की व्हीकल की क्वालिटी सड़क पे ठीक है या नहीं है। वी डोंट हैव इंस्पेक्शन। जो बाकी जगह पे 2 साल के बाद गाड़ियों का इंस्पेक्शन होता है कि वो रोड वर्दी हैं या नहीं है। हमारे यहाँ पे वो कोई भी कुछ नहीं होता है। जैसे कि गाड़ियाँ पुरानी होती हैं वो सबके। अब यमुना एक्सप्रेस वे में देखिए कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। दूसरा, हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम। यही लाइसेंसिंग सिस्टम को देखते हुए हमने मारुति में ड्राइविंग स्कूल शुरू किए। आज 200 स्कूल चल रहे हैं। लाइसेंसिंग सिस्टम हमारा डिफेक्टिव है। रोड इंजीनियरिंग, कहाँ आप देखिएगा एक सड़क बनाते हैं, टी जंक्शन में होता है, वहाँ पे फिर क्राउड शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा। हमारी साइनेज, मैं कह रहा हूँ कि इतने परसेंटेज जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी पुअर साइनेज होती है। जब हम क्रॉसिंग में पहुँच जाते हैं तो हमें वो डायरेक्शन दिखाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कितनी डेलीगेशन विदेश गए होंगे साइनेज देखने के लिए, इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। Anyway, so this is what I am talking about the highways is concerned. जहाँ तक डोमेस्टिक है या शहर हैं, I am not one of those who believes कि आप कंस्ट्रेन करें। Okay. We are a growing economy, लोगों की एस्पिरेशन है। That should continue, but we should create alternatives which are better than they are using. आपको मालूम है कि एक गाड़ी जो आप चलाते हैं अपनी, अगर आपके पास ड्राइवर है तो उसकी कॉस्ट है 25 रुपये पर किलोमीटर। कैन दे अफोर्ड इट? अगर आप उनको सस्ता ऑल्टरनेटिव दें तो वो अपना आप इस्तेमाल करें। क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं? हम क्या करते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए और सड़कें बनाते हैं और वो एकदम फिर भर जाती हैं। तो हमें ऑल्टरनेटिव्स करना है। जैसे इन्होंने बोला, 50% ऑफ द पीपल जो हमारे रोज़ हैं, जो अपने काम के लिए जाते हैं कार या मोटरसाइकिल पे, दे ट्रैवल ओनली लेस दैन 5 किलोमीटर्स। लेस दैन 5 किलोमीटर्स, 50%. Is it necessary for them to use the car and motorcycles? Can we give them alternatives? So the point I'm trying to make is public transport, they're using alternatives. आप मेट्रो स्टेशन में कार पार्क बना रहे हैं, बाइसिकल पार्क स्टैंड बनाए हैं क्या? बहुत से लोग घर से बाइसिकल में जाके जा सकते हैं, मेट्रो जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन नहीं, कार पार्क बनाते जाएंगे, बाइसिकल पार्क नहीं बनाएंगे। सो आई थिंक देयर इज समथिंग टू बी डन इन मैनी एरियाज। और एक साथ ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, आई डोंट थिंक इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा क्यों लगता है आपको? जो मेरा व्यू है, और आज नहीं है, मेरा 3-4 साल से है, गवर्नमेंट शुड नॉट इंसिस्ट ऑन टेक्नोलॉजी। आज तक क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ द फ्यूचर? इट इज़ नॉट सर्टन। आप टोयोटा देखिए, निसान देखिए, दे डोंट बिलीव इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे आर गोइंग फॉर हाइड्रोजन। ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो ज़्यादा सस्ते होंगे। सो मैं ये कहना है, जहाँ गवर्नमेंट पुश करती है टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको इवॉल्व करना चाहिए। और हम क्या कहते हैं, मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि विल बी लीडर्स इन द वर्ल्ड। अरे वी कैन नेवर बी लीडर्स इन द वर्ल्ड एज फार एज R&D इज कंसर्न। वी हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स। क्या
ये बताइए, आज तक हमारी पुरानी गाड़ियाँ सड़क से हटी हैं? एक 7 नई कारें जो हैं वो एक पुरानी के मुताबिक हैं पोल्यूशन में। पुरानी गाड़ियों को हटा नहीं सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी यूरो 6 2 लाख करोड़ लगाइए यूरोप इलेक्ट्रिक व्हीकल, but we don't solve the problem which is already before us. अनिल जी, मैं कमेंट चाहूँगा, इसका मैं अगले राउंड करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप देखते हैं जो खट्टर साहब कह रहे हैं कि हमने अलग अलग नियम देखे, 10 साल पुरानी गाड़ियाँ 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाया जाए, लेकिन वो हटा के आप कहाँ ले जाते हैं? नहीं, हुए नहीं है। और दूसरा ये कि जो सड़क पर हम देखते हैं ऐसे ज़्यादा व्हीकल दिखते हैं बहुत सारे जो कि सीधे सीधे नॉर्म्स का उल्लंघन करते हैं या फिर पॉल्यूशन फैलाते हैं या वो जो मिनिमम मैं कहूँ कि क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन वो आराम से दौड़ रहे होते हैं। इन सब के बाद कैसे हम कहेंगे कि सड़कें जैम फ्री होंगी, पॉल्यूशन फ्री होंगी, शहर हमारे ज़्यादा साफ हवा देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे? 2 इशूज़ है। देखिए, आपने जो बातें कही उसमें एक तो गवर्नेंस का इशू है जिसकी मैं पहले कह चुका हूँ। हमारे देश में ऐसा ही खट्टर साहब ने भी कहा कि बहुत सारे नियम हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन करने में पुअर होते हैं। हम चीज़ों को जो है नियमों का पालन नहीं करवा पाते हैं। ट्रेडिशनली जो है जिस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग छोटी सी छोटी जगहों में, शहरों में और फिर उसके बाद राज्य स्तर पे चलते रहे हैं, उनमें परिवर्तन की, उसमें थिंकिंग की आवश्यकता है और बहुत काफ़ी परिवर्तन किए जा रहे हैं। गवर्नेंस से रिलेटेड ये है कि हम रूल्स को और एक्ट्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस देश में 17 मौतें एक्सीडेंट से हर घंटे पे हो रही हों, हमारे पास कोई सिस्टम्स अभी नहीं है जिससे कि हम सारे एक्सीडेंट्स को रिकॉर्ड करें। सारे एक्सीडेंट्स जो है हमारे रिकॉर्ड नहीं होते हैं, हमारे जो है थानों में रिपोर्ट नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो देखिए इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट है वो हर साल होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हम उसकी फ़िटनेस की ओर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम जो है लाइसेंस जब इशू करते हैं तो उसके लिए जितनी अवेयरनेस, जितनी स्किल्स और जितनी एजुकेशन होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब इन चीज़ों में सब में परिवर्तन हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट निर्देश जारी किए हैं, राज्य शासन भी इसमें आगे आकर के कदम ले रहे हैं। तो एक तरफ तो हमें गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करना है, दूसरी तरफ ये आपने कहा कि जो वाहन हमारे पुराने हैं और सड़कों पे चल रहे हैं, अब देखिए ये कुछ ऐसा रहा कि यहाँ पे एनजीटी ने, ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दिए, परंतु शासन अब जो है एक स्क्रैपिंग पॉलिसी के रूप में भी एक पहल करने जा रहा है जिसमें ये विचार किया जाएगा किस तरीके की गाड़ियों को कैसे स्क्रैप में किया जाए और किस तरीके से जो परिवर्तन होना चाहिए और केवल फिट गाड़ियां ही सड़कों के ऊपर दौड़ें। तो ये स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं और इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सुभाष जी, क्योंकि कहा यह गया कि हिंदुस्तान में जो नियम है यातायात को लेकर वो बहुत आसान है या पेनल्टी जो है वो बहुत कम है, और जो नए जब मोटर व्हीकल को हम देखते हैं जो ड्राफ्ट जो तैयार होकर सामने आया था उसमें साफ तौर पर इसको काफ़ी कड़ा करने की बात कही गई है। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा पेनल्टी, ज़्यादा कड़े प्रावधानों के बाद हम इस यातायात, ट्रैफिक और जो पॉल्यूशन है इसको कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर अवेयरनेस और जो एक पब्लिक है जब तक उसका रवैया, उसका माइंडसेट नहीं बदलता, ये ज़्यादा कड़े कानून भी कुछ ज़्यादा कारगर नज़र नहीं आएंगे? जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना। अभी क्या होता है, हमारे यहाँ जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है या ट्रैफिक पुलिस है उसका नंबर बहुत कम होता है। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है कि उनमें से किसी 1% को भी पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में दोनों चीज़ इसमें काम करेंगी। या तो हम लोग जब फाइन ज़्यादा कर देते हैं और उसको जब बढ़ाएंगे, जैसा कि मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविज़न है उसका, तो लोगों के अंदर एक डर है। दूसरा, हमारे को एनफोर्समेंट एजेंसी को भी जागरूक करना पड़ेगा और उसको चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि वो किसी भी स्थिति में अपनी प्रेजेंस को अलाउ करे और वो अपना रवैया जो है एकदम सख्त रखे और जो वायलेशंस हैं उनको किसी भी तरीके से होने ना दें। लेकिन इन्फोर्समेंट को लेकर सवाल, राज्यों में जो सिस्टम है वो ऐसा लगता है कि चरमराया हुआ है, और कहा ही जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के अगर आप सर्वे देखें वहां पर किस तरीके से जो नियम है, जो कानून बनाए गए हैं, उसका पालन या फिर उसको लेकर चालान, ये संख्या महज 3% से नीचे दिखती है। जी हाँ, ऐसा जरूर देखा गया है। लेकिन जब ये नेशनल हमारा रोड सेफ्टी एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट में इसके प्रोविज़न है कि आप इसको यूनिफॉर्म करेंगे, जैसे लाइसेंसिंग सिस्टम की बात है, इंडिया में एक तरह का लाइसेंस सिस्टम होगा तो उसमें जो वायलेटर्स हैं या डुप्लीकेट लाइसेंस की समस्या खत्म हो जाएगी, तो उसमें इन्फोर्स कर पाना पुलिस के लिए भी आसान होगा और राज्यों के लिए भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर कई राज्यों का इसमें विरोध आ रहा है, लेकिन
अल्टीमेटली क्या होने वाला है, जैसे ही ये कानून हो जाएगा और नई नीति आ जाएगी तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, और इससे डेफिनेटली हमारे को जो व्हीकल के वायलेशंस हैं और एरंड ड्राइवर्स हैं, या जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं हैं और वो सड़कों को चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से उस पर अंकुश लगेगा। इसी दिशा में एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, अगर देश में किसी भी चीज़ को सफल होना है तो हमें उसको एक मास मूवमेंट बनाना पड़ता है। मेरा तो विचार ये है कि सुरक्षित यातायात को या सुरक्षित मोबिलिटी को एक अभियान के रूप में, कैंपेन के रूप में लेने की आवश्यकता है, जिससे कि जागरूकता भी पैदा हो, नियमों का पालन भी पैदा हो, और किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकें, जिससे कि हमारा जो है पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और बाकी चीज़ें भी कंसिडर करी जाएं। सरकार साहब, पॉलिसी के स्तर पर क्या लगता है, यूनिफॉर्मिटी चाहिए अगर पूरे देश की बात करें, चाहे वो लाइसेंसिंग का सिस्टम हो या फिर जो भी रूल्स बन रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर हो, या फिर जो डिफॉल्टर हैं उनको ब्लैकआउट करने की बात हो? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि किसी एक राज्य का एक डिफॉल्टर अगर लॉ का उल्लंघन करता है, वो दूसरे राज्य में आराम से 10 साल 5 साल तक वो आराम से गाड़ी भी चलाता है और सब कुछ एक आम ड्राइवर की तरह वहां पर काम कर रहा होता है। कैसे आप उसको पेनलाइज करेंगे? देखिए, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट है एवं गडकरी साहब जो डायरेक्शन है, अभी 2 सिस्टम अभी तैयार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सारथी एंड वाहन। उसी में जो ड्राइवर्स एज वेल एज व्हीकल का नेशनल रजिस्ट्री में उनका नाम आ जाएगा, एंड आपका एक ही लाइसेंस इशू होगा, एंड प्रैक्टिकली अभी टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग सेंटर बहुत जगह में हो रहा है। ये आपको जब यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग सिस्टम आ जाएगा, यूनिफॉर्म रूल्स आ जाएगा, सो ये दिक्कत नहीं होगा। बिकॉज एक ड्राइविंग लाइसेंस, अभी क्या होता है, मेरा पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं कॉन्फिस्केटेड हो गया, तो मैं और जगह से स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस मैं ले सकता हूँ। सो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग ये खत्म हो जाएगा, एंड ऑटोमेशन ड्राइविंग टेस्टिंग जो सिस्टम अभी चालू हो रहा है, ये कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उसी हिसाब से आपको एनालिसिस होता है, उसी हिसाब से आपको इवैल्यूएशन होता है, एंड आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। सो ऐसे जब स्ट्रिक्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा, साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम, जिधर में हम लोग बोलते हैं रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम, स्पीड वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम, ये जब सिस्टम सब जगह में, अर्बन एरिया, रूरल एरिया में जब एक्सप्रेस में आ जाएगा, उसी में जो वायोलेशन करेगा, आप हाईवेज में हो तो आप नेक्स्ट टोल प्लाजा में उसका काफ़ी जुर्माना देना पड़ेगा। एक जुर्माना देने के काफ़ी, जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट में है, आपका एक वायोलेशन के लिए करीब 2000 से 5000 रुपीज़ आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। वो जब आप पैसे का जब डर आएगा, मेरा विचार है, ये जो स्पीड वायोलेशन, रेड लाइट वायोलेशन, ये जो ट्रैफिक वायोलेशन होता है, ये काफ़ी कम हो जाएगा, एंड ये आपका ये जो एक्सीडेंट जो हिसाब से होता है वो जरा कम हो जाएगा। ओके सर, अभी काफ़ी मैं काफ़ी बोल सकता हूँ इसका बारे में। मैं बार बार यही बोलेंगे, इस सिस्टम तैयार करने के लिए आपको ट्रैफिक कंजेशन के समस्या दूर करने के लिए सर, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि देश के अलग अलग राज्यों में अगर जाएंगे, राजधानी या फिर मुंबई को छोड़ देते हैं या कुछ मेट्रोज को छोड़ देते हैं, ट्रैफिक वायलेशन के नियमों के कितने % चालान हुए हैं, उसकी अगर तस्वीर को देखेंगे राज्यों में तो बहुत भयावह दिखती है। वहाँ पर सिर्फ उगाही का खेल होता है, मैं सीधे तौर पर शब्द का इस्तेमाल करूँ। खट्टर साहब, एक आखिरी कमेंट आपका, कैसे नए नियम जो हैं वो क्या बदलते हुए दिखेंगे, कितने मजबूत है? साहब, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, जो आज के नियम हैं उसको नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं और हमेशा कहते हैं कि जो नए नियम आएंगे उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 10 साल पुराने चले जाइए तो कह रहे होंगे कि जो हमारी ये नियम है वो सब ठीक करेंगे, नहीं हुआ है। आज हम नए एक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन्फोर्समेंट के लिए क्या चाहिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ ट्रैफिक मैन पावर। इट्स नॉट देयर। इफ़ यू डोंट हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ मैन पावर, व्हाट एनफोर्समेंट विल टेक प्लेस? मुझे आंकड़े मालूम नहीं है, प्रॉब्ली वी हैव 1/10 ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। वो जो हैं वो भी रैलीज़ में चले जाते हैं, VIP ड्यूटीज़ में चले। आज अगर आपके दिल्ली में एक मॉडल ले लीजिएगा, गिव देम द नंबर ऑफ ट्रैफिक स्टाफ रिक्वायर्ड, यू विल फाइंड 40% इम्प्रूवमेंट। वो ज़्यादा पेनल्टी लगाएंगे उतनी करप्शन ज़्यादा बढ़ती है। ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आज क्या है, कुछ हो या नहीं तो नया एक्ट आया। सर, लेट अस इम्प्लीमेंट व्हाट इज़ देयर ऑन द लॉ
लेट अस सी कि वो किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ 10 साल पहले कही गई थी कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। यानी कि इम्प्लीमेंट सिस्टम को बदलने की जरूरत होगी आपके आई एम अ ग्रेट बिलीवर दैट न्यू लॉज आर नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। एग्जिस्टिंग लॉज को इन्फोर्स करिए, 30-40% इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया है उसको लेकर टीचर्स ट्रेनिंग, इनको लेकर क्या कुछ कहा गया है। रूपाली शाह ने लिखा है कि टीचर, किसान और राजनेता देश की जरूरत हैं और सरकार को चाहिए कि युवाओं को इस ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास करें और इनके साथ प्रोफेशनल की तरह व्यवहार किया जाए। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें आप मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।